अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप ही बात जानते हैं कि हम इस वक्त केमिस्ट्री पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स मैंने कल तो नहीं, आज सुबह ही मैंने जो है आप लोगों के लिए एक छोटी सी पोस्ट जनरेट की थी जिसमें मैंने एक पिक्चर जो है आप लोगों को सेंड की थी। आप लोगों में से मेरे ख्याल से तो किसी ने भी ऐसा जो है कोई आंसर नहीं दिया अभी तक उसका। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को देखना है बेसिकली तौर पे। आप समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चंस आप ले लें कि एज एग्जांपल एज असाइनमेंट के तौर पे ले लें, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपने समझना जरूर है, उन क्वेश्चंस को आपने पढ़ना जरूर है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ये चैप्टर नंबर 2 से रेलेवेंट है और ये कल ही मैंने जो है ना किसी जगह पर ये टेस्ट लिया था चैप्टर नंबर 4 का। तो तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कुछ चीज़ समझी हुई है, कुछ चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, जो टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी, जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, अगर आपने वो जो है वो अच्छे तरीके से समझी हुई हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे प्रोफाइल पर जाकर वो जो मैंने पोस्ट की है सुबह के टाइम पे उसको ज़रूर देखना है आपने, और उन तमाम के तमाम 4 क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर आपने जो है वो राइटअप करने हैं। सिंपल से क्वेश्चंस, इतने मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, उसकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग जो है उसका आंसर देंगे। मैंने ये सुबह के टाइम ही मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर दें, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हम जो है कोशिश ये करते हैं कि हम चीज़ों को समझें और चीज़ों को सीखें, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ें और पढ़ने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जैसे कि हम रटा लगाते हैं वो लगा लें और उसके बाद हम आगे चले जाएं। ऐसा नहीं होता। देखें, हर एक लेवल जो है उसने कुछ ना कुछ आपको सिखाना होता है। अगर आप चीज़ों को नहीं सीख रहे और अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटा लगा के ही आगे मूव कर रहे हैं तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाए। आपकी जो डिग्री है वो डिग्री सिर्फ और सिर्फ कागज़ की है, आपने उसके थ्रू कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो आपको जो है फिर समझ के पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, आपने चीज़ों को समझा हुआ है, तो आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन इंतहाई आसान होंगे। आप लोगों ने ज़रूर वो अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं देखूंगा रात को इंशाल्लाह जो है, मतलब उम्मीद तो है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उसे ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और उनके आंसर भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है उन क्वेश्चंस के आंसर आपने राइटअप करके मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग क्या कुछ सीख चुके हो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, और ये इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शायद मैंने आप लोगों को ये बात डिस्कस की थी कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने ये बात कही थी कि इस चैप्टर के अंदर से, चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है और इसके साथ साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू इसमें से आते हैं। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू इसमें से आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी रिसेंटली तौर पे जब हमारे पेपर हुए थे पार्ट 1 के, उस पे इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया था लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। तो हम इस चैप्टर को दोनों तरह से करेंगे। मैं इसके आप लोगों को न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा और इसके साथ साथ तमाम के तमाम थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उनको समझाऊंगा और आप लोगों को ये क्लियर करवाऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन जो है वो टॉपिक्स के अंदर बेसिक तौर पर क्या डिस्कस किया जा रहा है और क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो आज का जो हमारे पास पॉइंट है, जो कि हमारे पास टॉपिक है, वो है जनरल गैस इक्वेशन, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से समझना है इसको और इस चीज को जो है वो अच्छे से समझ के इसको याद भी रखना है ताकि फिर आप आसानी तौर पे आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपके कॉलेज के पेपर्स के अंदर आ जाए या फिर आपके बोर्ड के पेपर्स में आ जाए, आप आसानी तौर पे उसका जो है वो आंसर दे पाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की, तो जनरल गैस इक्वेशन की पहले तो हम देखेंगे कि क्यों जरूरत है, मतलब कि क्या जरूरत थी हमें जनरल गैस इक्वेशन डिराइव करने के लिए और इस इक्वेशन को किस तरीके से डिराइव किया जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। इस वक्त तक हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, इस वक्त तक हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस कर लिया है। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के अंदर हमने किया क्या था बेसिकली तौर पे, देखो मैंने आप लोगों को जब गैसेस लॉ के हवाले से जनरली तौर पे डिस्क्राइब किया तो मैंने आपसे कहा था कि हम गैसेस लॉ को पढ़ते क्यों हैं। गैसेस लॉ के पढ़ने की रीजन ये थी हमारे पास कि हम ये चाहते हैं कि गैस जो है उसके ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स का जो इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस करें। जैसे हम जानते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है गैस के वॉल्यूम के ऊपर, इस तरीके से प्रेशर का, एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट होता है गैस के वॉल्यूम के ऊपर। इसी तरीके से हम ये बात जानते हैं कि गैस का वॉल्यूम
एक और जो है वो पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है, और वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर देंगे उतना ही वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी। तो हम ये बात कह रहे हैं कि चूंकि हम ये बात जानते हैं कि गैस के अंदर जब हम बात करते हैं, गैस की बात हम जब करते हैं, तो गैस का वॉल्यूम डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उन पे डिपेंडेंट है। उन पैरामीटर्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम इन गैस लॉज के अंदर यही कुछ डिस्कस कर रहे थे। बॉल्स लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। उसके बाद चार्ल्स लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन टेंपरेचर एंड वॉल्यूम। और अब हम एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ेंगे आगे जाकर, वो उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो किस तरीके से वॉल्यूम को डिफाइन करती है, किसी गैस के वॉल्यूम को डिफाइन करती है, ये हम देखेंगे बेसिक तौर पे। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की, तो ये वो गैस इक्वेशन है, या कह लें कि ये वो इक्वेशन है, ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि जिसके अंदर हम इन तमाम लॉज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, देखें जरा, हम ये बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम कहते हैं वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इससे हमने कहा था बॉयल्स लॉ के अंदर V is inversely proportional to P, और हमने कहा था कि प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड, टेम्परेचर को कैपिटल T से लिख लेते हैं, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये हम दो डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, ये हम दो लॉज जो है डिस्कस कर चुके हैं अपने डिफरेंट पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, और इसी तरीके से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ और ये चार्ल्स लॉ, इन दोनों चीजों को हम एलेबोरेट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, एक और चीज नहीं जो हमने भी डिस्कस भी करनी है, थोड़ा सा मैं इस हवाले से डिफाइन करूंगा क्योंकि हमने एवोगैड्रोस लॉ को भी समझा नहीं है, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं उसकी डेफिनेशन को, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यहां पर एलेबोरेट करूंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हम कह लें टॉपिक है वो भी वही आ रहा है, एवोगैड्रोस लॉ ही आ रहा है, तो हमने पढ़ना भी है। अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि V यानी कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ गैस के, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के रिलेशन की, तो हम उसमें कहते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को हमें कांस्टेंट करना है किसी गैस के हवाले से, तब जाके क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डिपेंडेंट होगा किस चीज के, नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी ऑफ द गैस के। ठीक है, अब मैं एग्जांपल थोड़ा सा देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिलेंडर है। ठीक है, मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसका ये जो अपर ढकना कह लें या कवरिंग है, इसे हम पिस्टन कहते हैं, और ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, ये जो अपर कवरिंग है इस सिलेंडर की, इसे हम कहते हैं पिस्टन, और ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूव कर सकता है, ऊपर नीचे को मूव कर सकता है। ठीक है, अगर हम इस पिस्टन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके अंदर एक गैस है, ये एक गैस है इसके अंदर। ठीक है, आप ये बात जानते हो कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी हम गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम डिफाइन नहीं होता। हम जिस तरह के सिलेंडर के अंदर, जिस तरह के हम जो है कह लें कि जिस तरह के भी हम क्या कह लें बर्तन में उसे डालते हैं, वो उसी तरह की शेप इख्तियार कर लेते हैं। अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं तो मैं गैस को इनसाइड द सिलेंडर क्लोज करता हूं तो वो गैस इस सिलेंडर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करता जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, अमाउंट ऑफ गैस क्या करता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और आप ये बात जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट एट स्टैटिक। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर ऑलवेज इन मोशन, they always create pressure by collision। ठीक है, कोलिजन के थ्रू ये क्रिएट करते हैं प्रेशर को। किस तरीके से, देखो हम ये बात जानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये चूंकि मूवेबल हैं, इनके पास एनर्जी है, ये मूव कर सकते हैं, तो ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और ये इन दीवारों के साथ भी कोलिजन का अमल काज करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और इन दीवारों के साथ जाके भी कोलिजन का अमल काज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे फिर ये प्रेशर क्रिएट करेंगे इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज करेगा, और इससे क्या होगा कि जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये पिस्टन जो है वो
ऊपर की तरफ को, अपवर्ड की तरफ को क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मूव कर जाएगा और गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। हम ये बात कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हम ये बात कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक गैस इनसाइड द सिलेंडर हो तो इस गैस का वॉल्यूम हमेशा अमाउंट ऑफ गैस पे यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अगर आपने लेस नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं किसी गैस के तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ले लिए हैं किसी गैस के तो वो जो गैस होगी वो ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स फिर उसी हिसाब से जो है वो बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मींस अमाउंट ऑफ गैस और क्वांटिटी ऑफ गैस। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अगर हम इन तमाम के तमाम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करें तो इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो क्या कॉमन है कि इनके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड सबके अंदर क्या है, वॉल्यूम है, ये सबके सब सेम है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। आप ये बात जानते हैं कि जब भी हमारे पास किसी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हो तो हम दो इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं उनके थ्रू। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं ना कि यहाँ वॉल्यूम है, इन सब में लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम है, राइट हैंड साइड पे प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो मैं इन तमाम के तमाम एक्सप्रेशंस को क्या कर सकता हूं, समराइज कर सकता हूं, इन तमाम एक्सप्रेशंस को एक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो लिख सकता हूं। ठीक है, यानी अगर मैं इसके थ्रू लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये हमने लिख लिया। ठीक है, फिर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये भी हमने लिख लिया। हमने कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड नंबर ऑफ मोल्स के एज वेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमने राइट डाउन कर लिए। मैं जरा इसको इस तरीके से राइट डाउन कर लूं। ठीक है, हमने राइट डाउन कर लिया, ठीक हो गया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये चूंकि डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, ये बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन, ये चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन, ये एवोगैड्रोस लॉ का एक्सप्रेशन, तो मैं इन तमाम के तमाम एक्सप्रेशंस को एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर समराइज कर सकता हूं, एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इनको डाल सकता हूं। और अब भी वही रिलेशन है वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रेशर का, जो कि हमने इंडिविजुअली तौर पे देखा था। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप ये बात जानते हो कि जब भी हमारे पास क्या हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन हो किसी भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक हो गया, तो हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर एक तो इक्वलिटी आती है, दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है, यहां पर लिख देंगे r n p over p। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। V इज वॉल्यूम, R इज जनरल गैस इक्वेशन, क्योंकि हम जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, ये जनरल गैस कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, और N नंबर ऑफ मोल्स है, T इज द टेम्परेचर एंड P इज द प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आ चुका है। हमने क्या किया कि इन तमाम लॉज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को समराइज किया है किसी एक इक्वेशन के अंदर, इस एक इक्वेशन में तमाम पैरामीटर्स को हमने डाल दिया है। ठीक हो गया, अब क्या होगा, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम इस प्रेशर को जो कि यहां डिवाइड हो रहा है वहां की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ये जनरल गैस इक्वेशन भी है, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन कहने की रीजन क्या है, बेसिक तौर पे ये इसलिए हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि तमाम के तमाम जो गैसेस हमारे पास रियल एग्जिस्टिंग गैसेस हैं, वो तमाम के तमाम गैसेस तमाम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कंडीशंस के ऊपर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को फुलफिल नहीं करती, ओबे नहीं करती। ठीक है, तो वो गैसेस के जो तमाम के तमाम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कंडीशंस के ऊपर इन लॉज को ओबे करेंगी, इन्हें कहते हैं आइडियल गैसेस। ठीक है, तो चूंकि इन्हीं लॉज को समराइज करके, इन्हीं लॉज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करके, ठीक है, हमने ये एक्सप्रेशन यानी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन ये डिराइव की है, तो हम ये कहेंगे कि फिर ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। यानी इस इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस ही होल्ड कर सकती हैं, ओबे कर सकती हैं। जो रियल एग्जिस्टिंग गैसेस हैं वो इस
इक्वेशन को होल्ड नहीं करवाएंगी, इस इक्वेशन को फुलफिल नहीं करेंगी। तो हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव कर लिया है और यहां तक हमने इसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो गेट कर लिया है। अब मैं आप लोगों के 3 से 4 मिनट तक क्वेश्चंस दूंगा। इस 3 से 4 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने क्वेश्चंस जो है मुझसे करने हैं और फिर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा आप लोगों को और उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ को मूव करूंगा। तो अब आपने अपनी डिस्कशन के अलावा आपने करना यह है कि आपने जो है मुझसे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है जो है टॉपिक के अंदर, आपको लगता है कि कोई स्टेप मुझे समझ नहीं आया, तो आप अब मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा, जरूर मैं आप लोगों को उसका आंसर करूंगा। तो जल्दी से आपने क्वेश्चन जो है वो करने ही मुझे। और अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आप लोग राइट डाउन करेंगे, क्योंकि ऊपर जब आप लोग इतनी डिस्कशन आपस में कर लेते हैं तो फिर जो है मेरे पास एज सच कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपकी डिस्कशन ही हो रही होती है, बात नहीं हो रही होती है। तो अब आप लोग जो है मुझे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर जरूर कर दूंगा। और स्ट्रेंथ आप लोगों की पता नहीं क्यों जो है इस वक्त कम मुझे नज़र आ रही है और बहुत से स्टूडेंट इस वक्त छुट्टी पर हैं, मुझे लगता है कि छुट्टी पर हैं भाई। ठीक है, गालिब कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल भी कराएं प्लीज़, बेफिक्र रहे। देखो गालिब, आप अगर फर्स्ट डे से मेरे साथ हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, इवन एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। तो इसके भी, इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू भी निकालेंगे, बिल्कुल गालिब। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने आर की वैल्यू को ही जो है वो एलेबरेट करना, निकालना है। सर हम पी को वी के साथ क्यों लिखते हैं? अच्छा, ये बिनते कह रही है कि जी हमने इस पी को वी के साथ क्यों जाके राइट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस पी को जो कि यहां डिवाइड हो रहा था वहां जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं है, इसके लिए पीछे और कोई जो है बेसिक रीजन नहीं है। आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एज वेल। मसीहुल्ला बिल्कुल ठीक है भाई, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहलाता है। और क्या है सर, डेरिवेशन दोबारा समझा दें। आयशा कह रही है सर डेरिवेशन दोबारा समझा दें। सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? सुल्तान, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है। सर जनरल गैस इक्वेशन आइडल गैस इक्वेशन के लिए है, आइडल गैसेस के लिए, आइडल गैसेस जो है इनको होल्ड करती हैं। सर आपके पोस्ट क्या हुआ, क्लियर नहीं है? अच्छा चले, मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से राइट डाउन कर दूंगा, आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दूंगा और आप लोग देख सकते होंगे। सर एमसीक्यूज का टेस्ट कब होगा? सर एमसीक्यूज का टेस्ट कब होगा, निम्रा पूछ रही है। और आज भी आप लोगों का एमसीक्यूज का टेस्ट नहीं है, कल इंशाल्लाह हम जो है वो एमसीक्यूज का टेस्ट जरूर करेंगे। जनरल गैस एक कांस्टेंट को मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं क्या? देखो मैं आपको बताऊं मिसबा, इस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन या आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसको हम इसके थ्रू देखें तो ये जो आर हमारे पास है, जनरल गैस कांस्टेंट भी है, ये आइडल गैस कांस्टेंट भी है और इसके अलावा इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, जैसे वो लिखी थी, ये मोलर गैस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है सर, अगर वी मालूम करनी होनी हो तो अपॉन पी वाली इक्वेशन लगती है। आई थिंक पता नहीं, क्लियर नहीं हो रहा गालिब, क्या लिख रहे हो आप? थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो मैं जरूर जो है आपको इसका आंसर कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आयशा के लिए, क्योंकि आयशा ने मुझे कहा था कि डेरिवेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा दें, तो जल्दी से जो है वापस हम इसको देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट। हमने कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। एवोगाड्रोस बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। और ये हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक ये होता है कि जब आप किसी एक गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे होते हो तो गैस का जो वॉल्यूम होता है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ गैस। ठीक है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस लेंगे उतना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये हमारे पास तमाम लॉस थे, हमने इनको कंबाइन किया, हमने कहा कि इनको हम एक ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर राइट कर सकते हैं। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक ही एक्सप्रेशन है कि जिसके अंदर हमने तमाम के तमाम लॉस को समराइज कर दिया है। ठीक हो गया। हमने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी। तो हमने इक्वलिटी लगा दी और आर हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट या जिसको आइडल गैस कांस्टेंट कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं।
वो हमने राइट किया। हमने इस इक्वेशन को कहा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पी को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब मेरे ख्याल से निम्रा को क्वेश्चन पूछी थी, अगर वो मुझे दिख जाए तो। हाँ सर, आर कांस्टेंट क्यों रखा है, रखते हैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, हमने कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होता है। हम के भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम एल भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम एम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमने कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होता है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक हो गया। लेकिन जो के जनरल गैस इक्वेशन जिसने फर्स्ट टाइम डिराइव की थी, जिसने जनरल गैस इक्वेशन जो है वो फर्स्ट टाइम डिराइव की थी, उसने आर लिया हुआ है एज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट को आर के तौर पे लिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल मेथड है। ये एक कन्वेंशनल मेथड है कि जिसके थ्रू हम आर ही लेते हैं, किस चीज को, आर लेते हैं इस कांस्टेंट को, ठीक हो गया। तो इसलिए चूंकि ये क्या कहते हैं, उस साइंटिस्ट ने जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिराइव किया, उसने ये लेके चला है, ठीक है। इसलिए हम फिर इससे डेविएट नहीं करते, जो उसने जो है कांस्टेंट लिया वही हम क्वेश्चन यहां राइट करते हैं। गालिब कह रहे हैं सर अगर वॉल्यूम मालूम करना हो तो T इज इक्वल टू एन आर टी, क्या लिखा हुआ है, टी एन आर टी, अच्छा T वाली इक्वेशन लगती है मुझे। फिर भी गालिब आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मेरे ख्याल से। क्वेश्चन कह रहे हैं अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई है। गालिब कह रहे हैं कि अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो, टेम्परेचर पता हो और प्रेशर पता हो, तो आप ये इक्वेशन यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है गालिब, यही यूज करेंगे। अगर मोलर मास फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, इसके मतलब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन किसका है, अगर मैं इनका नाम ही प्रोनाउंस कर सकूं, मोहसिन, आई थिंक मोहसिफ है कि मोहसिन नाम है इनका। मैं इनके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं कि कहने अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉरी मोलर मास पता करना हो तो हम फिर क्या करेंगे। देखो आप ये बात जानते हो, यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स n, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और आप ये बात जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ओवर मोलर मास, ठीक है, मास ओवर मोलर मास, ठीक हो गया। तो मैं इस n की जगह पर मास ओवर मोलर मास यानी कि m ओवर कैपिटल M मेंशन कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M इंटू आर टी। कैपिटल M हमारे पास क्या है, कैपिटल M बेसिक के तौर पे हमारे पास मोलर मास है, ठीक है। हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास इधर ले जाओ और PV को जाके डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बनेगी M इज इक्वल टू स्मॉल m इज द मास, ठीक है, आर टी ओवर PV, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन के थ्रू मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। मोहसिन की इक्वेशन आपके पास है जिससे आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, ये ही मैं पूछ रहा था, बोल रहा था एग्जैक्टली, तो मैंने आपका आंसर कर दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों की कोई क्वेश्चन नहीं है अब। इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, कोई क्वेश्चन नहीं है अब, ठीक है जनाब। तो फिर जो है हम फॉरवर्ड मूव करते हैं और थोड़ा सा आगे जो है पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जो है इसको लेके चलते हैं। ठीक है जनाब, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम इसको जो है स्क्रीन को आप मुस्तफ कर लेंगे, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि ड्यूरिंग द लेक्चर जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीन को नहीं देखूंगा और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर एट द एंड ऑफ द लेक्चर दिया करूंगा। तो इसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। ये रूल हमने खुद से डिसाइड किया है कुछ ही दिन पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई सर आप दूसरे लोगों के जो है क्वेश्चन या कमेंट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उससे फिर हम जो है हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने खुद के लिए रूल डिफाइन किया हुआ है कि अब मैं बार बार कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, कमेंट्स को देखूंगा भी नहीं, आपकी तरफ तवज्जो दूंगा। जब मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं और उसी के मुताबिक ही हम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा जो है फाइनलाइज करते हैं, इसके एंड तक चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की जिसको कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT, इसको कहते हैं हम आयरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को डिराइव किया ना, इस इक्वेशन को मैंने डिराइव किया बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ, बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो मैं इसी इक्वेशन को, इसी इक्वेशन के थ्रू बल्कि, ठीक है, वापस इन लॉस के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं एज अ स्टार्टिंग के तौर पे, तो मैं इसी इक्वेशन के थ्रू दोबारा से बॉयल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, चार्ल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और एवोगैड्रोस लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीगेट कर सकता हूं, वापस से मैं रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा ये हम देखते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या था, प्रेशर वहां जाके डिवाइड हो रहा था, ठीक है, प्रेशर हमारे पास वहां जाके डिवाइड हो रहा था, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट।
वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर लेट सपोज मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है। तो इसमें मैं नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर देता हूं, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है और बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो चूंकि ऊपर वाली तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हो चुकी हैं, तो आप ये बात जानते हो कि जब हम कांस्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक और नया कांस्टेंट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हो 5, फिर मेरे पास हो 5 और फिर मेरे पास हो 1, अब ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज है ना, 5 भी कांस्टेंट वैल्यू है, फिर 5 भी कांस्टेंट वैल्यू है और 1 भी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप इन तमाम को मल्टीप्लाई करोगे तो इनसे आप एक नया कांस्टेंट जनरेट करोगे जो कि 25 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, देखें एन आर टी, ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं बेसिकली तौर पे ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट हैं। अगर आप कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप एक नया कांस्टेंट जनरेट कर लेते हो। तो मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगा कि इसके थ्रू जो मैं कांस्टेंट गेट करता हूं वो मेरे पास है के प्राइम। तो के प्राइम बाय पी मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। मैं इस पी को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, पी वी इज इक्वल टू के प्राइम आ जाएगा और ये बेसिकली तौर पे मेरे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। आप ये बात जानते हैं ना कि अगर आप इस पी को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें तो पीवी बन जाएगा और फिर उसके बाद अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो इक्वेशन यही बनती है, पीवी इज इक्वल टू के बनती है, ठीक है। तो देखें आपने किया क्या कि बॉयल्स लॉ में चूंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेंपरेचर भी कांस्टेंट होता है इन बॉयल्स लॉ, तो ये तीनों के तीनों कांस्टेंट्स थे, इनको मल्टीप्लाई किया, एक और कांस्टेंट जनरेट हो गया। तो इस कांस्टेंट को यही रहने दिया, पी को वहां ले गए तो पीवी इज इक्वल टू के प्राइम आ गया। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है, हम बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट में ये इक्वेशन पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो देखें आपने स्टार्ट किया फ्रॉम द जनरल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन से वापस आपने बॉयल्स लॉ को रीडिफाइन कर लिया, उसकी इक्वेशन को वापस क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वापस डिराइव कर सकते हैं क्योंकि आप बॉयल्स लॉ के थ्रू ही, इन लॉस के थ्रू ही जो है आप जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं और इस इक्वेशन को बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा जो है वो राइट कर लेते हैं क्योंकि फिर से हमें चीज़ों को समझना है, एन आर टी ओवर पी, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक है, चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं एन को भी कांस्टेंट कर देता हूं, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर देता हूं, तो इन दो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और एक नए कांस्टेंट के साथ डिवीजन एक नया कांस्टेंट जनरेट करेगी, ठीक है। मतलब एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से देख लें कि 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा जो कि हमारे पास होगा 3, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि 6 भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट। तो अगर हम दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जो है डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ तो हम एक नया कांस्टेंट जनरेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी हम कांस्टेंट रखते हैं इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ। तो हम कह सकते हैं कि फिर इन कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू हम एक नया कांस्टेंट जनरेट करेंगे जिसे हम कहते हैं v इज इक्वल टू के डबल प्राइम टी, ठीक है। इसको मैं डबल प्राइम से शो कर रहा हूं। डबल प्राइम से क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि मैंने के प्राइम यूज किया था पिछले बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए। तो चूंकि के प्राइम वहां यूज कर सका हूं तो यहां पर मैं के डबल प्राइम यूज करूंगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू के डबल प्राइम टी बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या, इट इज द चार्ल्स लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमने जनरल गैस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए वापस रीगेट किया है, वापस इसको हासिल किया है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं तो वो भी डिराइव हो सकता है। वो किस तरीके से डिराइव हो सकता है वो भी देख लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा यहां पे राइट कर लेते हैं। V इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। हमने भी डिफाइन किया कि एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी क्वांटिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हम कहते हैं कि ये कब होगा कि जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। अगर हमारे पास कोई गैस है, हम उस गैस के टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर हम ये अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, अगर हमारे पास आर भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दें, तो इन दो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लिकेशन और एक कांस्टेंट के साथ इनकी डिवीजन हमें एक नया कांस्टेंट जनरेट करके देगी और इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू के ट्रिपल प्राइम
n, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इट इज द एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक हो गया। तो जनरल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था किनसे, बॉयल्स से, चार्ल्स से, एवोगैड्रोस लॉ से। हमने इसी जनरल गैस इक्वेशन को स्टार्टिंग के तौर पे लेते हुए हमने वापस से रीगेट किया है बॉयल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, चार्ल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को और एवोगैड्रोस लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है ये चीज देखी है कि हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ जो है उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को वापस रीगेट कर सकते हैं, वापस इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है ये तमाम चीजें डिस्कस कर ली हैं, ये तमाम चीजें जो है हमने डिस्कस की है, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वापस जो है वो रीगेट किया है। और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमारे पास इक्वेशन स्टार्टिंग में हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एनआरटी है, हम इसके थ्रू और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की, ये जिसको इक्वेशन भी कहते हैं, तो हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यानी जनरल गैस इक्वेशन के एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम ये बात कहते हैं कि अगर, चूंकि हम ये बात जानते हैं P जो है स्टैंड फॉर प्रेशर, V इज द वॉल्यूम एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, हम चूंकि देखिए ये भी डिराइव करके आ चुके हैं, जनरल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है, जनरल गैस इक्वेशन या आयरल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है, जो कि हमारे पास थी PV इज इक्वल टू nRT। अब हम चाह रहे ये हैं कि हमने इस एक्सप्रेशन के थ्रू चार्ल्स लॉ को, बॉयल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को वापस रीगेट तो कर लिया, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को वापस रीडिराइव तो कर लिया है। अब इससे थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं, और फॉरवर्ड कैसे मूव करेंगे कि ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसमें N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अगर मेरे पास इनिशियल तौर पे गैस जो है उसकी क्वांटिटी 1 मोल थी, तो N इज इक्वल टू 1 होगा, तो यही एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू RT। अब अगर R कांस्टेंट है, मैं वेरिएबल को एक तरफ कर लूं, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी PV बाय T इज इक्वल टू R, PV बाय T इज इक्वल टू R, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन बन सकती है अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो, तो मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया है और कांस्टेंट को मैंने एक तरफ कर दिया है। अब ये एक्सप्रेशन मुझे कुछ चीज डिफाइन करके दे रहा है, ये एक्सप्रेशन मुझे जो है एक नया आइडिया जो है मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और वो क्या है कि अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो इक्वेशन हमें जो सजेस्ट कर रही है कि अगर मैं किसी एक गैस के प्रेशर को चेंज करता हूं, लेट्स सपोज चलो टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। किसी गैस के मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, तो उसके टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होगा कि वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा, वॉल्यूम पे इफेक्ट होने से क्या होगा, प्रेशर पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से किसी एक पैरामीटर को भी चेंज करूंगा, तो तमाम के तमाम पैरामीटर्स जो है अकॉर्डिंगली तौर पे चेंज होंगे। लेकिन वो ये बात कहता है कि जिस भी मर्जी में पैरामीटर को चेंज कर लूं, इन दो का प्रोडक्ट और उसकी डिवीजन विद टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करता हूं, तो किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से क्या होगा, सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं उनमें क्या हो जाएगा, उन पे इफेक्ट होगा। इफेक्ट तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और उनकी डिवीजन विद टेम्परेचर हमेशा हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज इनिशियल तौर पे टेम्परेचर था, प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था मुझे R। अगर मैं इनके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के जो वैल्यूज हैं इनको चेंज कर देता हूं, मैं P1 को P2 में कन्वर्ट कर देता हूं, V1 को V2 में कन्वर्ट कर देता हूं और T1 को T2 में कन्वर्ट कर देता हूं, तब भी मेरे पास R ही वैल्यू आएगी, तभी मेरे पास यही R कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रेशर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे अगर हम इनमें कोई चेंज लाते हैं, कि इनका हमेशा जो रिजल्टेंट है, जो इनका रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2, यानी हम यहां पर इसको अगर रेस करके लिख लें तो मेरे लिए है आसानी हो जाएगी समझाने में। हम लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर
T2, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल हम कह सकते हैं कि रिलेशन है कि जिसके थ्रू हम किसी भी अननोन वॉल्यूम को, किसी भी अननोन प्रेशर को या किसी भी अननोन टेम्परेचर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी तमाम पैरामीटर्स गिवन हो। अब इनके हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, इनके क्वेश्चंस डिस्प्ले कर दें क्योंकि टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। गालिब कह रहे हैं सर हमें आर की वैल्यू आज ही निकालनी चाहिए थी, क्या लिखा हुआ है, एसटीपी, जिसे हम जल्दी आगे बढ़ेंगे हमारे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा गालिब देखो, इतनी जल्दी अगर हम करेंगे तो ये मेरे ख्याल से कल भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन से रेज किया था कि जो है, अच्छा आपने शायद क्वेश्चन कल भी ये रेज किया था कि थोड़ा सा हमें जल्दी मूव करना चाहिए और जल्दी ज़रूर मूव करना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कल भी बात कही थी कि अगर हम बहुत स्पीडली मूव करेंगे तो स्पीडली मूव करने से होगा कि हमें समझ नहीं आएगी। बेसिक हमारा मकसद ये है कि हमने चीज़ों को लर्न करना है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक कहने के सिलेबस के तौर पे जो है वो सर से उतारना नहीं, हमने समझना भी है। तो समझना है तो थोड़ा बहुत जो है टाइम लगेगा और इंशाल्लाह सिलेबस आप लोगों का टाइम पे कंप्लीट होगा, जिस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है, जैसे हमने प्लान किया हुआ वैसे इसके अकॉर्डिंगली होगा। क्वेश्चन आप लोगों का मेरे से नहीं है सर बुक में डबल प्राइम नहीं है, बुक वाला करना है या नहीं। अच्छा देखें, डबल प्राइम अगर आप लगा देते हैं के ऊपर तब भी ठीक है, के इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इज अ कांस्टेंट, ठीक हो गया। तो आप के पे डबल प्राइम लगा दें तब भी ठीक है, के पे डबल प्राइम ना भी लगाएं तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो कुछ और नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू ही है, वो आप लगा दें तो कोई मसला नहीं है, नहीं लगाएंगे मसला नहीं है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा ईजी है। अच्छा और कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो? नहीं सर सही स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक हो गया। चलें, जनरल गैस इक्वेशन रिड्यूस्ड ऑल लॉ हाउ, ठीक है। अभी हमने डिफाइन किया था शाम को, भी मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ जो है डिफाइन की थी कि हम किस तरीके से जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए वापस से हम रीगेट कर सकते हैं अपने तमाम लॉस एक्सप्रेशंस को। और सर आपके टेस्ट में कौन सा टॉपिक दिया गया है? अभी तो मैंने टेस्ट नहीं दिया, मतलब आज तो हम टेस्ट नहीं ले रहे, इंशाल्लाह कल हम टेस्ट देंगे, तो वो मेरे जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं उनका टेस्ट होगा। और शेराज कह रहे हैं सर आर की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, वो हमने कल डिफाइन भी करनी, निकालनी भी है। सर जनरल गैस कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? देखो हमने कल डेफिनेशन भी इसकी लिखनी है और कल हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो कल इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो किसी भी पोस्ट के ऊपर मेरी जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका जो है आंसर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें और अच्छा पढ़ें। और मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो कहने प्रोफाइल है उसके ऊपर मैंने आप लोगों को जो है 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको वो नजर नहीं आया तो मैं आज फिर से जो है एक पोस्ट जनरेट करूंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस राइट करूंगा, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के जरूर जो है मुझे आंसर करने हैं। अपना ख्याल रखें, कल तक के लिए इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।